हेलो फ्रेंड्स, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रयोगशाला परिचालक जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का 3 अगस्त को है, जिसके लिए हम आप लोगों के सिलेबस के वाइज जो परीक्षा है आपका प्रयोगशाला परिचालक का, उसका सिलेबस वाइज हम एमसीक्यू लेके आए हैं। जिस प्रकार से आपका सिलेबस दिया गया है, जैसे फिजिक्स में आपका गति, बल, गुरुत्वाकर्षण, उसके बाद कार्य, ऊर्जा, ध्वनि, ऊष्मा, ताप, ईंधन, प्रकाश, विद्युत, इस प्रकार से जो टॉपिक दिया हुआ है आपका भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का, उसे हम डील करते चलेंगे। फिजिक्स के बाद आपका रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, उसको भी हम लोग टॉपिक वाइज आप लोगों के साथ डील करते चलेंगे। जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिया है उसी को ही हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे और बारी बारी से देखेंगे ताकि आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और जो विगत वर्ष में प्रश्न आए हैं उसे भी डील करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके साथ मैं आपको सूचना देना चाहूँगा एक चीज़ और, कि ज्योग्राफी का जो भी लेक्चर है आपका, जो ज्योग्राफी का एमसीक्यू है वो भी आप लोगों के लिए जल्दी शुरू कर रहे हैं। जो आपका टॉप एमसीक्यू रहेगा सिलेबस के अनुसार पूरा, ठीक है, भूगोल का। तो जो आपका प्रयोगशाला परिचालक का तैयारी कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ और भूगोल भी हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू चल रहा है दोस्तों, आप वहाँ से इसे पढ़ लीजिए। साइंस का यहाँ तैयारी करवा दे रहे हैं और भूगोल की क्लासेस भी आप लोगों के लिए जल्द शुरू कर दे रहे हैं एमसीक्यू की। ठीक है, आपकी परीक्षा तक का उसे भी पूरा कोशिश किया जाएगा पूर्ण करवाने का। इसके साथ करंट अफेयर्स का भी आप लोगों का एक मैराथन क्लासेस आने वाला है आबकारी आरक्षक के पहले, तो आप ज़रूर से उसे भी देख के जाइएगा परीक्षा से पहले। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक है गति, बल, गुरुत्वाकर्षण। पहला टॉपिक है आपका फिजिक्स में जो वो है गति, बल और गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड, न्यूनतम कार्य सबसे आपका कम कार्य किस समय होगा बोल रहे हैं। ऑप्शन है, एक नथ समतल पर नीचे धकेला जाए, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए, चिकनी रोलर पर धकेला जाए, या एक समतल क्षितिज जगह पर खींचा जाए। तो देखिए, जब हम लोग एक चिकनी सतह पर, ये एकदम प्लेन सरफेस है जिसमें कोई भी आपका फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी घर्षण नहीं है, यहाँ पर अगर अपन एक रोलर रखेंगे तो वह न्यूनतम कार्य मतलब होगा उसका। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, चिकनी रोलर पर धकेला जाएगा तो उस समय एक पिंड का न्यूनतम कार्य होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि फ्रिक्शन जरा भी नहीं है, एक भी फ्रिक्शन नहीं है, तो रोलर अपने आप यहाँ पे मूव करेगा ही। इसे अपन छोड़ देंगे तो, है ना, थोड़ा सा पुश कर देंगे तो ये क्या है, ईजिली आपको मूव होने लगेगा, इसलिए इसका कार्य क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ऊपर की ओर गति कर रहे वस्तु का उसकी अधिकतम ऊंचाई पर अधिकतम वेग, अंतिम वेग क्या होगा। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ऊपर की ओर गति कर रहे वस्तु का उसकी अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग क्या होगा, तो उसका अंतिम वेग तो 0 ही होगा। ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट, ये आप ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है, इसके विरुद्ध कोई आपका चीज़ गति कर रही है, ये वस्तु ऊपर की ओर जा रही थी, इसकी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर इसका वेग क्या हो जाएगा, आपको पता है वेग क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर ऊपर जाने के बाद। ठीक है, ग्रेविटी हट जाएगा तो उसका फिर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक तरल में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है। एक सरफेस पर पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का क्या कारण है, इसको सरफेस टेंशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अणुओं के बीच विद्युत शक्ति, अणुओं के बीच सहसंयोजक बल, अणुओं के बीच असंयोजक बल, या अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक तरल में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है दोस्तों, तो अणुओं के बीच आपका सहसंयोजक बल होता है। सहसंयोजक बल को इंग्लिश में बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, सहसंयोजक बल किन तत्वों के बीच में लगता है, तो याद रखेंगे सहसंयोजक बल हमेशा, सहसंयोजक बल जो आपका कोहेसिव फोर्स है वो हमेशा एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन करते हैं। किसके बीच में, याद रखेंगे, तो जो मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए ये आपका कोई एक सब्सटेंस है जो, और ये दूसरा सब्सटेंस है, ये दोनों के बीच में क्या होगा, आपका अट्रैक्शन होगा, और मतलब कि एक दूसरे की तरफ आपका खिंचाव होगा। लेकिन ये सब्सटेंस और ये सब्सटेंस दोनों ही सेम होने चाहिए, दोनों के मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए, तभी ये फोर्स कार्य करेगा। मतलब कि मान लीजिए ये आपका आलू है तो ये भी क्या होना चाहिए, आलू होना चाहिए। ठीक है, तभी इसके बीच में क्या आएगा, आपका खिंचाव आएगा। ठीक है, अट्रैक्शन होगा। तो याद रखेंगे, कोहेसिव फोर्स, सहसंयोजक बल हमेशा सेम सब्सटेंस वाले मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए
मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर समझा चलूँ साथ ही साथ, ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो सके परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल जिस भौतिक राशि को व्यक्त करता है उसका मात्रक क्या है? वेग ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल जिस भौतिक राशि को व्यक्त करता है उसका मात्रक क्या है दोस्तों? अब देखिए, वेग और समय का ग्राफ आप लोगों को पता है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड क्या हो गया आपका यहाँ पे? v हो गया। डिस्टेंस आपका क्या हो गया? दूरी हो गया दोस्तों, हाँ d। और t क्या हो गया? टाइम हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपका ये जो है एक ग्राफ है, ग्राफ की बात कर रहे हैं इसमें, वेग और समय का। मान लीजिए ये आपका क्या हो गया? वेग, वेलोसिटी, और ये हो गया आपका टाइम t। तो वेलोसिटी और टाइम का जो आपका ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा दोस्तों? मान लीजिए कि स्पीड इस प्रकार से बढ़ रहा है समय के अनुसार, तो ये हो जाएगा आपका s। ठीक है, ये आपका वेग और समय का ग्राफ है, आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। अधिक द्रव्यमान मतलब ज़्यादा वेट वाला, ठीक है, जिसका मास ज़्यादा है। एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। ठीक है, यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? अधिक बल लगेगा, कम बल लगेगा, समान बल लगेगा कि अपरिमित बल लगेगा? तो स्वाभाविक सी बात है, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है क्रिकेट बॉल का, तो इसमें क्या लगेगा? अधिक बल लगेगा इसे रोकने के लिए। ठीक है, चलिए टेनिस की बॉल क्या होती है? हल्की होती है टेनिस बॉल। क्रिकेट का द्रव्यमान वाली बॉल मतलब कि आपका ड्यूस बॉल की बात कर रहे हैं, इसका वेट ज़्यादा होगा, इसको रोकने के लिए अधिक बल ही लगेगा दोस्तों। हम लोग हाथ को पीछे करेंगे न्यूटन के नियम के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार होगा। ठीक है, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होगा? अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, परिवर्ती होगा या शून्य होगा? तो इसका उत्तर है दोस्तों शून्य होगा। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से बोल रहे हैं, ठीक है, फ्री रूप से गिर रही वस्तु का भार हमेशा शून्य होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? आभासी बल, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एपरेंट फोर्स। ठीक है, ये फोर्स ऐसा है कि लगता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता, सिर्फ ये महसूस होता है, इसलिए इसको आभासी बल की संज्ञा दी गई है। तो अभिकेंद्र बल या अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल या अपकेंद्रीय बल या प्रबल नाभिकीय बल? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका उत्तर है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अपकेंद्रीय बल का इंग्लिश नाम याद रखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये फोर्स जो कि बाहर की ओर लगता है, ठीक है, बाहर की ओर लगता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये मौत का कुआं नहीं, ये सबसे बड़ा वाला झूला है दोस्तों। जब ये अपना घूमता है तो फोर्स क्या बाहर की ओर लगता है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? आपका अपकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल ही आपका उदाहरण किसका? आभासी बल। आभासी बल को एपरेंट फोर्स भी बोलते हैं और आपका पीस्यूडो फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, आभासी बल एक अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं क्या कहलाते हैं? अनियमितताएं, स्नेहक, असंजक या चिपचिपा? जो घर्षण कम करवाते हैं, आप लोग देखे होंगे दोस्तों, जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो उसमें आपका क्या रहता है? चेन लगा रहता है गाड़ी में। इसमें अगर हम लोग ग्रीस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? ये स्मूथली रन करने लगता है। या आप लोग देखें, आपका गेट वगैरह में जंग लग जाता है तो क्या डाल देते हैं? स्नेहक, अर्थात स्नेहक मतलब होता है लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट। ठीक, ग्रीस वगैरह होता है ना दोस्तों, ग्रीस आप लोग जानते होंगे, ग्रीस हो गया या ऑयल हो गया, तो लुब्रिकेंट का काम करता है, जो कि आपका घर्षण कम करता है। घर्षण कम करेगा तो कोई भी चीज़ मूव ज़्यादा ईजिली करेगी। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन के पहले नियम को क्या कहते हैं? आघूर्ण का नियम, विस्थापन का नियम, संवेग का नियम या कोई विकल्प नहीं इसमें से? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसमें से कोई नहीं, कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम याद रखिएगा दोस्तों, न्यूटन का पहला नियम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर किसकी समानुपाती होती है? किसके प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों? किसी वस्तु की रेखीय संवेग, ठीक है, लीनियर मोमेंटम जो होता है,
कि परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होगी, आवेग, आघूर्ण, बल या गतिज ऊर्जा। तो सही उत्तर इसका बल। ठीक है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। ठीक है, देखिए P इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। संवेग क्या होता है आपका, P मतलब होता है आपका मोमेंटम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, संवेग, संवेग बराबर होता है आपका मास, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे आपका हो गया वेलोसिटी, जिसको क्या बोलते हैं, वेग। तो किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होगी, तो आपका फोर्स, आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो किसके बराबर हो रहा है दोस्तों, मोमेंटम जो है आपका संवेग बल के बराबर हो रहा है। ठीक है, फोर्स के बराबर, याद रखेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। पहले तो हम जान लेते हैं दोस्तों सदिश राशि क्या होता है। देखिए, सदिश राशि एक भौतिक राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए आपका परिमाण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, रिजल्टेंट, और दिशा, डायरेक्शन, दोनों ही होता है इसमें। ठीक है, यह एक भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही आवश्यकता होती है। जबकि अदिश राशि जो होती है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दिशा की जरूरत होती है, परिमाण की आवश्यकता नहीं रहती है। सदिश राशि को हमेशा याद रखेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जबकि अदिश राशि को बोलते थे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है ऑप्शन देखिए जो नहीं है, पूछ रहे हैं आवेग, विस्थापन, बल, आघूर्ण या गति। आवेग, विस्थापन या बल, आघूर्ण, टॉर्क या फिर गति। तो इसका सही उत्तर है गति। ठीक है, गति में क्या है, गति एक सदिश राशि नहीं है। जबकि आपका आवेग अर्थात इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स में आपका ये एक सदिश राशि है। विस्थापन आपका डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या है आपका एक सदिश राशि है। और टॉर्क, ये भी क्या है आपका एक सदिश राशि है, जिसमें आपका परिमाण और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जबकि गति में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, आपका डायरेक्शन लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है अनंत, शून्य, शून्य से अधिक या शून्य से कम। तो याद रखेंगे एक परमाणु, एक न्यूक्लियर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा क्या होता है, शून्य से कम रहता है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा एक परमाणु के अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा शून्य से भी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट नोदन का सिद्धांत आधारित है। रॉकेट नोदन का सिद्धांत किस पर आधारित है, गति के प्रथम नियम, गति के द्वितीय नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर या संवेग संरक्षण के नियम पर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संवेग संरक्षण नियम। संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या था न्यूटन्स का थर्ड लॉ, तीसरा नियम, कि एवरी रिएक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जैसे आपको रॉकेट उड़ेगा तो नीचे भी उतना ही क्या लगाएगा, बल लगाएगा जितना ऊपर जाने के लिए बल लगेगा। ठीक है, तो एवरी रिएक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे आपका बंदूक कोई चलाता है तो फोर्स भी पीछे लगता है और सामने भी उसी तेजी से निकलता है। इसलिए रॉकेट का जो सिद्धांत है वो आपका संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है। विच एपरेटस इज यूज टू मेजर स्पीड ऑफ एयर, अल्टीमीटर, एनीमीटर, क्रोनोमीटर, डोजीमीटर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एनीमीटर। अल्टीमीटर से हम लोग ऊंचाई नापते हैं, इसे याद रखेंगे। ठीक है, जबकि आपका क्रोनोमीटर जो है समय को अत्यधिक सटीकता से मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे, समय मापन के लिए बेस्ट तरीका है कौन सा, क्रोनोमीटर। जबकि डोजीमीटर, डोजीमीटर से क्या है दोस्तों, एक प्रकार का ये वित्तीय बाजार में जो आपका मूल्य की गतिशील है, मतलब आप क्या बोल सकते हैं इसमें सेंसेक्स वगैरह जो होता है, या हाँ सेंसेक्स, उसको मेज़र करने के लिए डोजीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जो आपका वित्तीय बाजार में जो आपका फ्लक्चुएशन होते रहता है, सेंसेक्स ऊपर नीचे होते रहता है, उसको मापते हैं डोजीमीटर से। और एनीमीटर से हम लोग पवन की गति मापते हैं, याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। जड़त्व का, इनर्शिया का माप, मेजर क्या है, गति, त्वरण, द्रव्यमान या उपहार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों द्रव्यमान। ठीक है, निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, तो याद रखेंगे द्रव्यमान जड़त्व का माप है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम
को और किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे न्यूटन का पहला नियम क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रखेंगे क्या बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जब तक कोई भी वस्तु अपने स्थान पर जैसे है वैसे ही बने रहेगी जब तक उसमें बाह्य प्रयोग नहीं होता, चाहे वो जो है वो वस्तु गति अवस्था में हो, चाहे वो आपका स्टैटिक अवस्था में हो, है ना। जब तक उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक वो वस्तु मूव नहीं करेगी, ठीक है, या रुकेगी नहीं। यही है गैलीलियो का गिरते पिंड का नियम। याद रखेंगे न्यूटन के पहले नियम के समान है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होती है? घड़ी के स्प्रिंग में जो आपका स्टोर्ड एनर्जी जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्थितिज एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मतलब होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी चलते हुए वस्तु की गति को आधा करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी चलते हुए वस्तु की गति को यदि हम लोग क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा प्रारंभिक से 1/4 हो जाती है। गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 4 गुना हो जाती है। गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता या गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, गतिज ऊर्जा जो है आपका 1/4 गुना हो जाती है, ठीक है। किसी भी चलते हुए वस्तु की गति को हम लोग आधा कर देंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? प्रारंभिक से 1/4 हो जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? गोता लगाने का बोर्ड, साधारण तराजू, झूमझूमी अर्थात सीसवा, या फिर पुल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, जो आपका पुल होता है वह इसका कैंटिलीवर बीम की तरह काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। जो वायुमंडलीय हवा है पृथ्वी पर रखी जाती है किसके द्वारा? गुरुत्व के द्वारा, पवनों के द्वारा, पवनों के द्वारा है ये, पवनों के द्वारा, या बादलों के द्वारा, या पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, गुरुत्व के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पृथ्वी पर पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? कौन सा बल क्या है? क्षयकारी बल है। गुरुत्व बल, घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, या चुंबकीय बल। तो जो आपका फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वही आपका क्या है? क्षयकारी बल है, ठीक है। मतलब कि क्या करता है? ब्लॉकिंग करता है। घर्षण बल जो है ये घर्षण बल है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? गुरुत्व बल, गलत बात है। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, या घर्षण बल। देखिए घर्षण बल और गुरुत्व बल तो होगा नहीं, सही उत्तर है इसका दोस्तों अपकेंद्रीय बल, ठीक है। मतलब कि आपका कौन सा हो गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया आपका ये। इसका एक और उदाहरण है आपका वॉशिंग मशीन, याद रखेंगे। वॉशिंग मशीन हो गया, ये आपका जो मिक्सर ग्राइंडर हो गया। दूध को मथने पर क्या हो रहा है? मक्खन बाहर की ओर फेंका रहा है, तो ये बाहर की ओर जब बल लगता है तो कौन सा है? अपकेंद्रीय बल हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, ठीक है। वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुलते हैं वो भी आपका। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? किसी पिंड का जो वेट है वो किसके केंद्र से, किसके सेंटर से प्रतिक्रिया करता है? गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों, या उत्प्लावकता। तो इसका सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों के केंद्र से प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गैस भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों हो जाता है? ठीक है, गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा है, उसको नाखून की तुलना में अगर अपन सुई से दबाते हैं, उसको प्रेस करते हैं, तो वो आसानी से फट जाता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन है, गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है, या नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है। तो यहाँ पे प्रेशर की बात है दोस्तों, सुई गुब्बारों पर नाखून की तुलना में अधिक क्या करता है? दाब डालता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। दूध की आपका क्या नाप रहे हैं? डेंसिटी नाप रहे हैं। ऑप्शन है लैक्टोमीटर, गैल्कोमीटर, कैल्शियोमीटर, या ध्रुवणमापी। तो दूध की सघनता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है दोस्तों? याद रखेंगे
लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। और दूध में अगर फर्मेंटेशन की क्रिया हो जाए, दूध में कौन सा फर्मेंटेशन की क्रिया, मतलब कि आपका जो इसमें आपका खमीर उठा देते हैं, खमीर उठ जाता है, तो जो बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया से ये आपका दूध से दही बनता है, तो याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। ठीक, लैक्टोबैसिलस जो आपका बैक्टीरिया है, ये आपका क्या काम करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लकड़ी की टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा। ठीक है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे अगर अपन रखेंगे पकड़ करके, तो उस पर कितना उसका बॉयंसी फोर्स होगा। कौन सा फोर्स, बॉयंसी फोर्स। लकड़ी के भार के बराबर, लकड़ी के भार से कम, या लकड़ी के भार से अधिक, या फिर शून्य। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, लकड़ी के भार के बराबर ही उसका बॉयंसी फोर्स रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो जे.एल. बेड ने किया था। जे.एल. बेड ने टेलीविज़न का खोज किया था। जबकि लुइस ब्रेल ने आपको ब्रेल लिपि, ठीक है, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उन लोग पढ़ते हैं किससे, ब्रेल लिपि के माध्यम से। राइट ब्रदर्स ने क्या किया था, आपका एरोप्लेन, आपका एयरप्लेन का खोज किया था राइट ब्रदर्स ने। ठीक है, जबकि जेम्स वाट ने क्या किया था, आपका भाप इंजन, जो रेलवे में भाप इंजन का डिस्कवर किसने किया था, जो रेलवे में होते हैं भाप इंजन, वो जेम्स वाट ने किया था। जे.एल. बेड ने आपका टेलीविज़न का खोज किया था। राइट ब्रदर्स ने आपका एयरप्लेन का खोज किया था दोस्तों। ठीक है, और आपको याद रखना है लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी, जिसकी मदद से ब्लाइंड लोग अपना स्टडी कर पाते हैं और रीड कर पाते हैं। वृत्तीय गति के लिए क्या सही है, सर्कुलर मोशन के लिए क्या आवश्यकता है या क्या सही है। इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। इसमें सदैव एक त्वरण कार्यरत है। त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है आपका, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सरल रेखा की अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होते रहती है। यदि किसी सरल रेखा, मतलब एक सिंपल लाइन पर है ना, गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होते रहती है, तो उस वस्तु की चाल को क्या कहा जाता है, एक समान, आवर्ती, वृत्ताकार, या आपका असमान। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों असमान। ठीक है। यदि वो आपका लीनियर नहीं चल रही है तो नॉन लीनियर कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन लीनियर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान क्या होगा। अगर हम लोग इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ेंगे, इक्वेटर से अगर हम लोग पोल की ओर बढ़ेंगे, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पहले ये बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है। यदि हम लोग भूमध्य रेखा अर्थात अपना इक्वेटर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर पोल की तरफ बढ़ेंगे, तो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। इसको याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट है, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि उसकी गति क्या होगी, एक समान, तरल रेखीय, असमान, या साम्य। यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो इसे असमान कहा जाता है। ठीक है, नॉन लीनियर। नेक्स्ट है, कोई वस्तु मुक्त पतन करे तो उसका आभासी भार क्या होगा। कोई भी वस्तु अगर मुक्त पतन करेगी तो उसका आभासी, जो आपका पिस्यूडिव फोर्स है या आपका एपरेंट फोर्स है, वो क्या होगा, अधिक प्रतीत होगा, कम प्रतीत होगा, शून्य प्रतीत होगा, या उपरोक्त सभी होगा। तो कोई भी वस्तु अगर मुक्त पतन करेगी तो उसका आभासी भार हमेशा शून्य होगा, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क बल को और क्या कहा जाता है। संपर्क बल को ए घर्षण बल, बी चुंबकीय बल, सी स्थिर विद्युत बल, या डी पेशीय बल। तो किसी भी अगर दो सरफेस हैं या दो ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर अगर वो टच हो रहे हैं या आपका संपर्क बना रहे हैं या कनेक्शन में आ रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं एक दूसरे से, तो क्या बीच में क्या लगेगा दोनों के, आपका घर्षण फोर्स ही लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घर्षण बल। अगला प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। जो बॉल पेन होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, शान्यता, विस्कस, या फिर बॉयल का नियम, या गुरुत्वीय बल, या पृष्ठ तनाव। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पृष्ठ तनाव। जो आपका पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन, और जो आपका कैपिलरी जो होता है, कैपिलरी अर्थात केशिका
क्रिया पर आधारित होता है बॉल पेन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यों बोलते हैं इसको बॉल पेन दोस्तों? जब हम लोग पेन से लिखते हैं तो आपका जो इंक होता है, स्याही होता है, उस छोटी सी आपका जो बॉल होता है, पेन का जो होता है, निब का बॉल होता है, उसके माध्यम से कागज़ पर क्या होता है, आपका सरफेस पर क्या होता है, स्थानांतरण होता है, आपका ट्रांसफ़र होता है इंक का। ठीक है, बॉल के माध्यम से। और ये गेंद क्या है, आपका जो बॉल है उस स्याही को जो है सतह पर फैलाने में मदद करती है। जो स्याही को सतह पर क्या कर रहे हैं, फैलाने पे मदद कर रही है। इसलिए आपका ये हो गया सरफेस टेंशन इसका आंसर, और कैपिलरी कोशिका पर आधारित रहता है। ठीक है, याद रखेंगे बॉल पेन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? तो ये भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है, पृष्ठ तनाव की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु से गुरुत्वीय केंद्र के परितः कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण होता है। किसी वस्तु से गुरुत्वीय केंद्र के परितः कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण होता है। 1 से कम, 0, 1 से अधिक या अनंत? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 0। ठीक है, किसी वस्तु से गुरुत्वीय केंद्र के परितः कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण कितना होता है? 0 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक बार किसके बराबर होता है? 10⁻³ है, 10⁻³ पास्कल है ये, 10⁵ पास्कल है। सही उत्तर इसका यही है, 10⁵ पास्कल के बराबर क्या होता है आपका? एक बार। ठीक है, ये बार क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे वायुमंडली जो आपका दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका आपका इकाई है क्या? बार। ठीक है, और एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये वायुमंडलीय दाब है लगभग जो आपका बराबर है किसके? 10⁵ के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कोई मोटर कार अपने वेग को 40 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में बढ़ाता है, तो इस कार का त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा? ठीक है, तो हम लोगों को पता है फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है न्यूटन का? V = U + AT। ठीक है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, बट इजी क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूटन का गति का पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम से आपका ये सूत्र मिलता है, वेग बराबर आपका होता है प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणित समय। ठीक है, V = U + AT। यहाँ पर V का मान दिया है 60 मीटर पर सेकेंड, U का वेग दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन हमको निकालना है, मतलब त्वरण निकालना है, और टाइम दिया है आपका कितना? 5 मीटर पर सेकेंड, या 5 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा आपका 5A। अब यहाँ 5 कट जाएगा, 5 कम 5, 5 चौको 20, तो A का बराबर आ जाएगा 4, तो आपका हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में इस ऑप्शन को 4 कर लीजिएगा, ऑप्शन गलत था यहाँ पर, 3, 5, 4 और 9 था, तो 4 सही है। 4 मीटर पर सेकेंड इसका क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे न्यूटन का गति का पहला नियम है V = U + AT। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों? S = UT + हाफ AT का स्क्वायर, याद रखिएगा। ठीक है, हाफ AT का स्क्वायर। नेक्स्ट तीसरा नियम का जो फॉर्मूला होता था वो होता था V = U² + 2AS। ये तीनों को याद रखिएगा, ये बेसिक फार्मूला है, कहीं पर भी आपको लग सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, 18 किलोग्राम द्रव्यमान कोई वस्तु 18 किलोग्राम की कोई वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या कर रही है? गति कर रही है, मूव कर रही है। कितने किलोग्राम की वस्तु है? 18 किलोग्राम की वस्तु है। इसका संवेग ज्ञात करना है। संवेग मतलब कि होता है आपका मोमेंटम। ठीक है, तो P = क्या होता है? mv होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। यहाँ पे m क्या है? मास है, और v क्या है? वेलोसिटी है, और ये हो गया आपका संवेग, मोमेंटम। तो P ही निकालना है हमको। P = मास कितना दिया? 18, और ये वेलोसिटी दिया है आपका 6। ठीक है, 18 × 6 करने से 8 छक्के 108, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 108। 18 छक्के 108 होगा, तो यहाँ पर आपका मोमेंटम क्या आ जाएगा? संवेग कितना आ जाएगा? 108। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। तुल्यकाली उपग्रह, अब ये तुल्यकाली उपग्रह क्या होता है? तो तुल्यकाली उपग्रह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पहला चीज़ तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? तुल्यकाली उपग्रह, ये एक ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार घूमता है कि वह पृथ्वी के किसी निश्चित स्थान के सापेक्ष स्थिर दिखाई दे दें।
मतलब कि जैसे कि आप सैटेलाइट की बात कर सकते हैं जो लगे हुए हैं, कहाँ आपका सैटेलाइट, क्या आपका उपग्रह है, जहाँ पर हम लोगों को कितना है सब कुछ नेटवर्क का कनेक्शन है। बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं, आपका मौसम जानने वाले सैटेलाइट्स हो गए, आपका संचार के सैटेलाइट्स हो गए, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं आजकल की डेट में, ठीक है। तो तुल्यकालिक उपग्रह क्या है, जियो स्टेशनरी, जो पृथ्वी के चारों ओर क्या है आपका परिक्रमा करते रहते हैं। तो इसकी अवधि क्या होती है, प्रश्न ये किया हुआ है। तो इसका अवधि होता है दोस्तों 24 घंटे। 24 घंटे में क्या कर लेता है, रोटेशन कर लेता है इसका पृथ्वी का, इसलिए ये क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ठीक है। इसकी अवधि याद रखेंगे कितना है, 24 हॉर्स, पूछ सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में कितना होता है। इंडिया के सारे एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। चंद्रमा पर मानव का वजन 1/6 हो जाता है, याद रखेंगे कितना हो जाता है, 1/6। अगला है 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। 20 kg वाले द्रव्यमान वस्तु की काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब कि दोस्तों गतिज ऊर्जा, ठीक है, जो मूव कर रही है, बराबर होता है ½ × mv का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है, मास अर्थात द्रव्यमान 20 kg, और वेलोसिटी कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 × 4 कर लीजिए, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड। ये कट गया 2 2, ये कट गया 0, 4 चौक 16, 160 जूल। तो 160 आपका क्या आ गया, जूल आ गया इसका सही उत्तर, ठीक है। चलिए ऊर्जा को जूल में बताना था, इसलिए यहाँ पर ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु का पृथ्वी के सतह पर भार कितना होगा। 10 kg द्रव्यमान वाले वस्तु का, तो पृथ्वी का आपको जानते हैं ग्रेविटी कितना होता है, ग्रेविटी का मान 9.8 होता है, ठीक है। इसको अप्रॉक्स क्या समझ सकते हैं दोस्तों, अपन 10 समझ सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटी, यदि 10 kg अपना क्या बोल रहे हैं, द्रव्यमान वाली वस्तु है, उसका पृथ्वी पर भार कितना हो जाएगा, तो 10 × अपन इसी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये यूनिट को याद रखना है, 100 kg भी दिया है, 100 न्यूटन भी दिया है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा था दोस्तों, कि आपका ग्रेविटी का बात किया है, तो ग्रेविटी हमेशा न्यूटन पर मेजर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 4 सेकंड तक बल लगाने से वस्तु का वेग 12 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इस बल का गणना न्यूटन में करें, तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूटन का पहला नियम V = U + AT। V का मान कितना है आपका, V मतलब क्या होता है, फाइनल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल मतलब अंतिम, है ना। और U कितना बताया था, ये आपका 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका स्पीड हो गया दोनों का। एक्सेलरेशन कितना बता रहा है आपका, वही निकालना है हमको, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने के बाद ही तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मुख्य रूप से हमको क्या निकालना है, फोर्स, और फोर्स = मा × अम्मा, मतलब कि मास × एक्सेलरेशन, याद रखना है फॉर्मूला। फोर्स = क्या होता है, मास × एक्सेलरेशन, हम लोग इसे बचपन में मा × अम्मा बोलते थे, ठीक है। तो इसे याद रखना है। 20 = 12 + 80, और टाइम कितना दिया हुआ है, 4 सेकेंड × 4, इसको इससे घटा दिए तो कितना बच गया, 8 बराबर A4 हो गया, और A का मान कितना निकल के आ गया, 4 × 4 4 दूनी 2 मीटर पर सेकंड आ गया। अब फोर्स कितना है, फोर्स ही तो निकालना है, तो फोर्स बराबर क्या हो गया, मास कितना दिया हुआ है 5 kg, और आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया 2, तो फोर्स कितना निकल के आ गया 10, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, ठीक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये न्यूटन का पहला नियम था। चलिए अगला प्रश्न है, एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 10 kg है, एक पत्थर जिसका आपका मास कितना बता रहा है 10 kg है, और उसको 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, उसका संवेग निकालना है, मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम निकालना है तो फिर क्या हो जाएगा, P = mv हो जाएगा, ठीक। P कितना है इसका, वही निकालना है, नहीं पता। मास कितना दिया है 10 kg, वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो P = कितना आ जाएगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका सही उत्तर आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बेसिक ऑपरेशन लगाते चलना है और आपका आंसर आते चलेगा, ठीक है। इस्पात के गोले में पदार्थ का मात्रा उसका क्या होता है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, घनत्व होता है, आयतन होता है, या वजन होता है। तो इसका सही उत्तर है द्रव्यमान होता है। इस्पात के गोले में जो पदार्थ की मात्रा है, वो जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वही उसका क्या है, द्रव्यमान है दोस्तों, ठीक है। इसी द्रव्यमान में अगर हम लोग क्या कर दें, द्रव्यमान में अगर हम लोग ग्रेविटी जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों, वेट बन जाएगा, वजन हो जाएगा, भार हो जाएगा, ठीक है। ये समझने वाली चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप लोग सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई बस 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी से और दूसरे घंटे में अंत के 30 किलोमीटर की दूरी अंतिम 1 घंटे में पूरी करे तो उसका औसत चाल क्या होगा, ठीक है।
यहाँ हमको क्या निकालना है, औसत चाल। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर और आपका हो गया 30 किलोमीटर। कितना घंटे में, 1 घंटा, 1 घंटा और 1 घंटा, इतना हो गया 1 + 1 + 1, 3 घंटा। ये हो गया 90/3। ये हो गया औसत आपका निकल जाएगा उसका चाल। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलेगी गाड़ी। ठीक है। यदि कोई बस 20 किलोमीटर 1 घंटे में, 40 किलोमीटर दूसरे घंटे में और अंत में 30 किलोमीटर की दूरी को अंतिम 1 घंटे में पूरी करे तो उसका औसत चाल निकाल लेंगे, सबको प्लस करके टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो मैं आपको बोला था अभी, सबसे पहले मैं बताया था दोस्तों, संवेग का संरक्षण, न्यूटन का तीसरा नियम, एवरी रिएक्शन हैज़ एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। ये रॉकेट की गति का नियम है। 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। कितना, 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, पहला चीज़ तो वर्क डन कितना है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। और फोर्स क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स, मास कितना दिया हुआ है 20 किलोग्राम, एक्सेलरेशन हमको नहीं पता है। ठीक है। डिस्टेंस आपका कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 2 हो रहा है। ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 40A हो जा रहा है। और एक्सेलरेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, मतलब कि कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, 9.8 हो जाएगा A का मान। तो W बराबर 40 इंटू 9.8 करेंगे, या इसको मैं अप्रॉक्स 10 मान लूँ तो ये हो जाएगा आपका 400 जूल। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 400 जूल। ये है जो 9.8 का वैल्यू 10 में अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ दोस्तों, और आप लोगों को भी एग्जाम में यही लेके चलना है। ठीक है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। द्रव्यमान और भार के संबंध में, द्रव्यमान परिवर्तनीय है, भार अपरिवर्तनीय है, द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है, या कोई भी विकल्प सही नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, द्रव्यमान जो है अपरिवर्तनीय नहीं होता है। जो मास होता है वो फिक्स हो जाता है दोस्तों, जबकि ग्रेविटी क्या होता है आपका, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एरिया। ठीक है। जैसे कि हम लोग पोल की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाता है, वजन ज़्यादा रहेगा पोल पर, जबकि आपका भूमध्य रेखा पर अपन लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को खड़ा कर दें तो जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण व्यक्ति का जो वजन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। याद रखेंगे, कोई एक व्यक्ति है, ये अगर पोल है, ये पृथ्वी है मान लीजिए ये, तो ये पोल पे रहेगा तो इसका वजन क्या रहेगा, कम रहेगा। भूमध्य रेखा पर रहेगा तो इसका वजन कम रहेगा, जबकि अगर ये पोल पर खड़ा है व्यक्ति तो इसका वजन ज़्यादा रहेगा भूमध्य रेखा के कंपैरिजन में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेंसिल या फाउंटेन पेन का सिद्धांत काम करता है, द्रवों का उच्च से निम्न विभाग की ओर प्रवाह, ये प्रवाह होगा, निम्न आपका जो विभव की ओर है, ये विभव की ओर, पोटेंशियल की ओर। दूसरा ऑप्शन है केचका क्रिया, तीसरा है बर्नौलीज का सिद्धांत, या चौथा है आपका द्रवों की शान्यता। तो इसका सही उत्तर है केचका क्रिया। मैं आपको बताया था कि सरफेस टेंशन और आपका कैपिलरी जो आपका प्रोसेस है उसी के माध्यम से फाउंटेन पेंसिल या फाउंटेन पे वर्क करता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है केशिका क्रिया। कोई रेलगाड़ी ब्रेक लगाने के कारण 6 मीटर प्रति सेकंड का मंथन अनुभव करती है, मतलब कि कोई एक ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन है जो चल रही है, अचानक से ब्रेक लगाई तो 6 मीटर पर सेकेंड का इसमें क्या होता है, ब्रेक लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब कि आगे खिसक जाती है गाड़ी और 2 सेकंड में रुक जाती है। इस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। तो हम सभी को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। गाड़ी का स्पीड कितना रहा ब्रेक लगाने के बाद, 6 मीटर पर सेकेंड। उसका दूरी हमको निकालना है, क्या निकालना है हमको, दूरी ही निकालना है। समय कितना लगा, 2 सेकंड में रुक रहा है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 2, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 12 मीटर। ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 12। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को लंबपूर्वक से ऊपर फेंका जाता है। एक गेंद को लंबपूर्वक से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अच्छी रहती है। ठीक है। यह अचर रहती है, अच्छी नहीं रहती, अचर रहती है। ठीक है। एक गेंद को लंबपूर्वक से ऊपर के फेंका जाता है जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा जो है अचर रहती है। अचर मतलब कि जो चर नहीं होती है, जो फिक्स्ड रहती है। ऊर्जा, विस्थापन, गति या फिर त्वरण। तो इसका सही उत्तर है ऊर्जा। जो ऊर्जा है वो क्या रहता है, अचर रहती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होगा, स्पीड भी चेंज होगा,
ठीक है, ऊपर फेंकेंगे तो फिर एक टाइम पे धीरे होने लगेगा स्पीड और एक्सेलरेशन भी कम होगा उसका, लेकिन जो उसमें एनर्जी रहेगा वो वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यह होता है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए। अदिश मतलब कि होता है, अदिश पहले लिखा गलत है ये, अदिश मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जिसका आपका क्या होता है, दूरी तो होता है लेकिन परिमाण नहीं होता। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं होगा इसका, डायरेक्शन होगा केवल। ऊर्जा, संवेग, बल या फिर आघूर्ण। तो इसका सही उत्तर है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि आपका मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया और आपका आघूर्ण, ये सभी क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि सदिश राशियां हैं, जिसमें आपका परिमाण भी होगा और रिजल्टेंट भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, 0.5 kg द्रव्यमान वाली गेंद की वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है। गेंद के पास गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर क्या बोल रहा है, द्रव्यमान हाफ कितना है, 0.5 है, जबकि 4 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंका जा रहा है। तो 4 गुणे 4 कर लेंगे दोस्तों इसको, ये 2 दूनी हो गया आपका 4, 4 दूनी 8 और 8 5 40, तो आपका हो जाएगा 4 जूल। 4 जूल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाए, यदि पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा पर कोई वस्तु को स्थानांतरित करेंगे तो क्या होगा, इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। गलत बात है, द्रव्यमान वही रहता है, इसका वजन बढ़ेगा, इसका वजन, द्रव्यमान घटेगा, द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। यही सही है, इसका द्रव्यमान क्या है, अपरिवर्तित रहेगा। देखिए इसका वजन बढ़ेगा नहीं, जबकि पृथ्वी पर क्या है, वजन ज़्यादा है, जबकि चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। ठीक है, कुल वेट का, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब जो आपका मास है, मास जो है आपका वो सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है। ठीक है, इस बात तो सही है, प्रेशर कुकर में चावल जो है जल्दी पकता है, इसमें भाप निकल जाता है, भाप तो निकलता है पर यह कारण नहीं है क्योंकि पूछा है। दूसरा, ये ऊष्मा ऊर्जा को आसानी से निकलने नहीं देता, ये भी गलत बात है। ठीक है, उच्च दाब चावल के दानों की कड़ी परत को दलहन कर देता है, ये भी गलत बात है, गलाता नहीं है। उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, जल के ये क्या हो जाएगा, क्वथनांक, क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को क्या बढ़ा देता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, तभी प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है। ठीक, चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों। आपके लाइक से हमको क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है, और उसी फीडबैक से हम आपके लिए अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, अच्छे कंटेंट तैयार करते हैं और अधिक समय देते हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जीएस का भी, छत्तीसगढ़ का भी, साइंस का भी, मैथ्स का भी, लैंग्वेज का भी, सभी का आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चाहे वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पैटर्न के माध्यम से हो, चाहे थ्योरेटिकल हो, पूरा आप लोगों को हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करा करके, समझा करके पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग हर वीडियो को अच्छे से देखिए। करंट अफेयर्स का भी आप लोगों का सीरीज़ चालू है। आप हर एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का आपका बहुत महत्व होता है, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट का भी हम लोग क्वेश्चंस तैयार करते हैं। ज़रूर से आप अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स का वीडियो डाला है, आप ज़रूर से उसको देखिएगा, फॉलो करिएगा, पढ़िएगा उसको ज़रूर से। सामने आपका आबकारी आरक्षक का पेपर है और प्रयोगशाला परिचालक का पेपर है, उसके लिए भी एक महामैराथन करंट अफेयर्स में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और भारत का भूगोल का एमसीक्यू तैयार हो रहा है दोस्तों, के एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा पूरा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और बने रहिए पढ़ छत्तीसगढ़ चैनल के साथ। अच्छे से मेहनत करिए दोस्तों, है ना, समय का सही यूटिलाइज़ करें, और प्रयोगशाला का ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।